सबसे पहले अपने व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, आज से जो है चैनल पे Q&A स्टार्ट होने वाला है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, प्रत्येक लेक्चर वीडियोस में आपके सब्जेक्ट के कंटेंट के अनुसार से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। और जब 1 महीने का पूरा कमेंट बॉक्स पूरे वीडियोस प्ले हो जाते हैं, तो जो कमेंट बॉक्स में जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, जिन्होंने कमेंट किया है और जो सबसे ज़्यादा मार्क्स अटैन कर रखे हैं, उन्हें मेरे तरफ से जो है अवार्ड दिया जाएगा। वो अवार्ड क्या हो सकता है ये मैं भी नहीं जानता। दूसरी चीज़ें हैं, कमेंट करने के पहले आपको सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। तो पहले आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसका स्क्रीनशॉट ले करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे और उसके बाद अपना आंसर्स नीचे लिखते चले जाएंगे, जिससे कि और लास्ट में अपना नाम भी देते चले जाना है, जिससे कि क्या होगा, मैं नेम वाइज आपका जो है नंबर्स कैलकुलेट करता चला जाऊंगा। और कैलकुलेशन के बाद मंथ एंड में जो भी टॉप में रहेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे रहेंगे, उन्हें जो है उस Q&A का, उस मंथ का Q&A का अवार्ड उनके घर के एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी कहा Q&A के बारे में, तो वीडियो के लास्ट में आपसे Q&A के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आज का जो क्वेश्चन होगा फेडरलिज्म टॉपिक चैप्टर से ही आपसे पूछा जाएगा। जो भी इन वीडियोस को देखेंगे, लास्ट में Q&A के क्वेश्चंस को देखने के पश्चात उसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ही लिखेंगे। लास्ट में अपना नाम और चैनल सब्सक्राइब करने का स्क्रीनशॉट साथ में शेयर करते चले जाएंगे। चलिए आप शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। फेडरलिज्म के अंतर्गत में जो टॉपिक है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। नाउ द चैप्टर इज फेडरलिज्म and the topic is how is federalism practiced. The very first, constitutional. So, try to understand the meaning of constitutional provision. Constitutional provision का मतलब होता है whatever be the philosophy, whatever be the writings written in, direction written in the constitution, that is called constitutional provisions. अगर राष्ट्रपति के लिए जो फंक्शंस वहाँ पे लिखे गए हैं, किस प्रकार से वो काम करेगा, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, उसकी उसके इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव जो इलेक्शन होता है वो कैसे करवाया जाता है, प्रोसेस क्या है, ये सारा जो है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। वेरी क्लियर, किसी भी फेडरलिज्म को सक्सेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का होना जरूरी है, पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही फेडरलिज्म की सफलता की गारंटी देता है, ऐसा कहना गलत होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ साथ और कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो फेडरलिज्म के सफलता के लिए, फेडरलिज्म के सक्सेस को डिफाइन करता है। सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में फेडरलिज्म कैसे सक्सेस किया है, क्या फैक्टर्स रहे हैं सक्सेस करने का, वो यहाँ पर है। पहला चीज है क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। मैंने पहले भी बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एक फैक्टर हो सकता है फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए, परंतु इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जिस पर फेडरलिज्म की सक्सेस डिपेंड करती है। सेकेंड, मैंने बोला नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अब जैसे भारत की बात करें तो भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है। कहीं कुछ लोग खुद को मुसलमान कहते हैं, कुछ हिंदू है, कुछ सिख है, कुछ ईसाई है, कहीं अपने आप को तमिल भाषा बोलने वाले लोग कहते हैं, कोई तेलुगु कहता है कि मैं तेलुगु भाषा बोलने वाला हूँ, कोई मराठी भाषा बोलता है, कोई कन्नड़ भाषा बोलता है, कोई बिहारी, भोजपुरी, और ऐसे कई भाषाएं जो हैं भारत में बोली जाती है। इसमें भी और भी विविधताएं इसमें भर दी जाती हैं कि कोई अपने आप को अमीर कह रहा है, हाई कास्ट कहता है, कोई लो कास्ट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बातें आ जाती। इतनी विविधताएं हैं। अब इस डाइवर्सिटी में ये लोग जो हैं एक साथ मिलकर रहने का, एक दूसरे के सम्मान का, ये सारे फैक्टर्स आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंतर्गत में आ जाएंगे कि एक धर्म दूसरे धर्म को सम्मान कर रहा है, एक धर्म दूसरे धर्म के साथ मिलकर एक जगह पे रह रहा है,
ये सब क्या है, आपका नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। सबसे पहले व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, आज से जो है चैनल पे Q&A स्टार्ट होने वाला है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, प्रत्येक लेक्चर वीडियोस में आपके सब्जेक्ट के कंटेंट के अनुसार से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। और जब 1 महीने का पूरा कमेंट बॉक्स, पूरे वीडियोस प्ले हो जाते हैं, तो जो कमेंट बॉक्स में जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, जिन्होंने कमेंट किया है और जो सबसे ज़्यादा मार्क्स अटैन कर रखे हैं, उन्हें मेरे तरफ से जो है अवार्ड दिया जाएगा। वो अवार्ड क्या हो सकता है ये मैं भी नहीं जानता। दूसरी चीज़ें हैं, कमेंट करने के पहले आपको सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। तो पहले आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसका स्क्रीनशॉट ले करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे और उसके बाद अपना आंसर्स नीचे लिखते चले जाएंगे, जिससे कि और लास्ट में अपना नाम भी देते चले जाना है, जिससे कि क्या होगा, मैं नेम वाइज आपका जो है नंबर्स कैलकुलेट करता चला जाऊंगा और कैलकुलेशन के बाद मंथ एंड में जो भी टॉप में रहेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे रहेंगे, उन्हें जो है उस Q&A का, उस मंथ का Q&A का अवार्ड उनके घर के एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। तो जस्ट अभी मैं डिस्कस कर रहा था किस चीज़ पे, नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो भारत में अगर नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति और उसकी चरित्र या प्रकृति, तो ये कहलाया मेरा नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो भारत में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है किस आधार पर है, धर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर है, सेक्स के आधार पर है, गोरा और काला, अमीर और गरीब, इसके आधार पर हमारा जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लाई करता है। अब हमारा देश डाइवर्सिटी, काफ़ी विविधताएं भरी हुई है। पूरे भारत में कई भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, डोगरी, भोजपुरी, बिहारी, ऐसे कई, मगही भी बोली जा रही है। ऐसे कई भाषाएं हैं, कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो हमारे देश में बोली जाती है। कोई खुद को पंजाबी कहकर बुला रहा है, कोई मराठी कहकर बुला रहा है और कोई खुद को तमिलियंस कहकर बुला रहा है। उसके बावजूद भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ, मैं सनातन धर्म की फिलॉसफी को मानने वाला हूँ, हिंदू हूँ, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जैन है, कोई पारसी है, कोई बौद्धिज्म है। ये डाइवर्सिटी है, विविधताएं हैं। अब सबकी अलग अलग फिलॉसफी, उसमें भी जो दलित है उसकी फिलॉसफी अलग खड़ी पड़ी हुई है, शेड्यूल कास्ट की फिलॉसफी अलग है, शेड्यूल ट्राइब की फिलॉसफी अलग है। तो इस विविधताओं में भी, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी में भी हम एक साथ मिलकर रहने के लिए तैयार हैं। ये हो गई नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तीसरा है डिजायर, इच्छा रखना कि नहीं, इतनी विविधताएं हैं लेकिन मैं इच्छा रखता हूं कि मुझे, हमें मिलकर रहना है, एक साथ मिलजुल कर रहना है। तो ये आपका नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है। फॉर लिविंग टुगेदर बिकॉज शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री। बिकॉज क्या भाई, हमारे देश में जो है आइडियल्स करने का मतलब किसी की विचारधारा, ठीक है, वो शेयर्ड है इन आवर कंट्री। आप विचारों का जो है आवागमन होते रहता है, एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी के बीच में, दूसरे से तीसरे कम्युनिटी के बीच में, जितने भी डाइवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर विचार जो हैं वो शेयर होते रहते हैं। इसी वजह से हम क्या है, एक डिज़ायर रख रहे हैं, एक विश रखते हैं। कितनी बड़ी डाइवर्सिटी के बावजूद भी हम क्या रहना चाहेंगे, एक देश में रहना चाहेंगे, एक साथ मिलकर रहना चाहेंगे। अब जो फेडरलिज्म की प्रैक्टिस में जो पहला पॉइंट आपके सामने डिस्कस किया गया है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब हो गया भाई कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर, राज्यों का जो फॉर्मेशन किया गया है, उसकी बाउंड्री को डिफाइन जो किया गया भारत की आज़ादी के बाद, वो किया गया भाषा के आधार पर। तो वो कहलाएगा लिंग्विस्टिक स्टेट्स। क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स इज द मेजर टेस्ट। भाई भारत में भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करना, ये अपने आप में ही भारत की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी टेस्ट थी। क्योंकि इस वक्त जो है कुछ नेताओं का ये भी कहना था उस वक्त 1947 आज़ादी के बाद
कि अगर राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया जाता है तो आने वाले वक्त में भारत खंडित हो सकता है। तो ये एक अपने आप में भारतीय गवर्नमेंट जो उस समय भारत आज़ादी के दहलीज पर खड़ा था, दहलीज पे खड़ा होकर के आप आज़ाद भारत का ख्वाब देखना शुरू कर चुका था, भारत को बिल्डअप करने की ख्वाब देखना शुरू कर चुका था, उस वक्त जो है भारत में लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन की बात की जा रही थी। तो विचारधाराएं थी, कुछ लोग का मानना था कि ये सही नहीं होगा और कुछ लोग का कहना था कि ये ही सही रास्ता है। एक संशय, डर था दोनों तरफ से, इसलिए कहा गया कि भाई ये जो है लिंग्विस्टिक स्टेट का जो फॉर्मेशन है, क्रिएशन है, हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टेस्ट है। कंपेयरिंग, अब हम लोग जो है भारत की मैप निकाल लीजिए। भारत के मैप में आप 1947 का मैप छोड़िए, 1947 1950 का मैप ले लीजिए, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 के बाद का इंडियन पॉलिटिकल मैप ले लीजिए और 2020 का इंडियन पॉलिटिकल मैप देख लीजिए। इस मैप में आपको बहुत बड़ी डिफरेंसेस नजर आएंगे। डिफरेंसेस क्या है? पहला, राज्यों का निर्माण। अगर 1950 की बात करें तो भाई उस समय मध्य प्रदेश नहीं था, उत्तर प्रदेश नहीं था, मध्य भारत थी और यूनाइटेड प्रोविंस था। उत्तर प्रदेश के जगह पे यूनाइटेड प्रोविंस था। अगर बिहार की बात करें तो बिहार का निर्माण, बिहार को राज्य का दर्जा जो है 1912 में ही दे दिया गया था। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद जो है 1950 के बाद फुल फ्लेज रूप से जो है बिहार को एक राज्य का दर्जा प्राप्त हो सका। ऐसे कई राज्य हैं। राजस्थान नहीं था, राजपूताना था, वहां पर आपका राजपूताना था, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जो है अब 1920 में देख लीजिए तो हमारे पास राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आपका पंजाब है। तो कुछ नए राज्यों का निर्माण हो गया और पहले जो है उस प्रकार का नहीं था। अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर ले तो भारत आज़ाद होने के बाद कई भागों में खंडित हो पड़ा था। और मैंने आपको हिस्ट्री में ही समझाया है कि 3 ऐसे टेरिटरी थे जो भारत में ज्वाइन होना ही नहीं चाहते थे, वो खुद को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। अगर वो 3 इंडिपेंडेंट रह जाते तो शायद अन्य लोग भी कहना शुरू करते कि हमें इंडिपेंडेंट ही होना है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी भारत से मिला लिया गया, चाहे वो पुलिस कार्रवाई करके मिलाया जाए या फिर ट्रीटी साइन कर करके मिलाया जाए, पर मिला लिया गया। तो यहाँ पर मैंने बोला कि व्हेन we start comparing the Indian political map of 1947 or 1950 with 2020, then what we find, there was lots of difference. बहुत बड़ी अंतर और बहुत बड़ा अंतर आपको वहाँ पे दिखाई देगा। So right now I have told you about the provinces after India's independence. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट, भारत की आज़ादी के बाद भारत जो है कुल मिलाकर के 562 भागों में बांट दिया गया, जिसमें से 3 जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जो है अपने आप को कह रहा है कि हम अब जो हैं भारत के साथ आकर नहीं मिलेंगे हम, ठीक है, हम नहीं मिलेंगे, हम एज एन इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे। तो पुलिस प्रोसेस के द्वारा और ट्रीटी ऑफ एसेशन के द्वारा जो है कश्मीर और हैदराबाद और जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। इन 1956 में भारतीय स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो उस समय कुल मिलाकर 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज। वर्तमान में अगर हम कंपेयर करते हैं 2020 के डेटा के अनुसार से तो हमारे पास 29 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं। तो ये चेंजेस है और ये बदलाव आपका जो है, तो शुरुआत में जो भाषा के 1956 में जो राज्य बनाए गए वो भाषा के आधार पे बनाए गए और आज भी जो है भाषा के अनुसार का ध्यान रखा जाता है। अब चूंकि भाषा के आधार पर अब वर्तमान में जो राज्य है और पहले जो राज्य हैं, तो हम पाते क्या हैं कि पहले जितने राज्य थे आज उनका अस्तित्व जो है समाप्त हो चुका है। ओल्ड स्टेट्स वर वैनिस्ड, माने गायब हो चुका है वो, एंड न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड इवन देयर एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स हैव बीन चेंज्ड। तो नए राज्य बनाए गए, उसकी बाउंड्रीज बदल दी गई, उनका एरिया बदल दिया गया, नाम में परिवर्तन कर दिया गया। उसके ये सारे बदलाव के साथ जो हैं
ये 14 से 29 हो गए हैं, 6 से 9 यूनियन टेरिटरीज आपके सामने रखे गए हैं। बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स, मैंने पहले भी कहा कि पुराने कई राज्यों के बाउंड्रीज में बदलाव करके वहां पे नए राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया जाने लगा। अब जो है एक प्रकार के भाषा बोलने वाले लोगों को एक जगह रख दिया गया। अब तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं तो उसको एक जगह रखा, तेलुगु बोलने वाला जो है उसको अलग रखा, तमिलनाडु बन गया, कर्नाटका बन गया। बंगाली बोलने वाला जो है भाषा है तो वेस्ट बंगाल आपके सामने पड़ा हुआ है। पंजाबी बोलने वाले भाषा के लोग तो पंजाब पड़ा हुआ है आपके पास। और हम शुद्ध हिंदी वाले इंसान हैं तो शुद्ध हिंदी जो हिंदी बोलने वाले हैं उसको अलग रखा गया है। तो दिल्ली के नीचे उतरते चले जाइए, हमको क्या मिलेगा भाई, हिंदी बोलने। छत्तीसगढ़ तक आपको जो है हिंदी बोला जाएगा और फिर कुछ वहाँ के कुछ क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। कश्मीर चले जाइए तो वहाँ पर क्या डोगरी भाषा बोली जाती है, ठीक है। गोवा में आपका जो है कन्नड़ भी बोला जाता है, मराठी भी बोला जाता है, पंजी भी बोला जाता है। इस प्रकार के कुछ भाषाएं आपके जो भाषा गोवा में बोला, तो ये भाषा के आधार पे ही राज्यों का निर्माण किया गया था। और कुछ पुराने राज्यों का एरिया बाउंड्रीज बदल करके कुछ नए राज्य के बनाए गए और उसका नाम भी अलग रखा गया। कुछ ऐसे भी राज्यों का निर्माण हुआ जिसका निर्माण भाषा के आधार पर नहीं किया गया। कुछ ऐसे राज्य थे जिनका निर्माण में उसकी कल्चर, उसकी इथनिसिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया। आपने सुना कि बिहार का जो निर्माण किया गया, बिहार का जो क्रिएशन जो आया वो 1912 ईस्वी में ही हो गया था, ठीक है। और लेकिन वो अस्तित्व में जो आया है भारत की आज़ादी के बाद वो 1950 में फुल फ्लेज स्टेट के रूप में जाना गया। 2000 ईस्वी में पुनः बिहार को 2 भागों में खंडित कर दिया गया और झारखंड बना दिया गया। तो झारखंड का जो निर्माण हुआ वो भाषा के आधार पर नहीं हुआ, उसकी इथनिसिटी के अनुसार से हुआ, उसके कल्चर के हिसाब से हुआ, जिसमें ट्राइबल पीपल्स वहाँ पे रहते हैं। उन ट्राइबल पीपल, झार मतलब ट्राइबल आदिवासियों का के लिए यूज़ किया गया, खंड माने टुकड़ा, तो इस आधार पर उसका नाम रखा गया, अलग नाम रख दिया गया। उसी प्रकार से नागालैंड का नाम है वो उसके अपने कल्चर पे रखा गया है नाम। उत्तराखंड का नाम वो उसकी इथनिसिटी और कल्चर के आधार पे रखा गया। तो ज़रूरी नहीं है कि भारत के हर एक राज्य का निर्माण जो है वो उसके कल्चर के हिसाब से ही रखा गया हो, उसके भाषा के आधार पर ही रखा गया है। कुछ ऐसे भी राज्य के नाम है, कुछ राज्यों को निर्माण इस जो है कल्चर, उसके इथनिसिटी के आधार पर किया गया है। जैसे मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था, जम्मू एंड कश्मीर जो है 1948 में इसका फॉर्मेशन किया गया, लेकिन भारतीय टेरिटरी में शुरुआत में ये आना नहीं चाहता था भारत की आज़ादी के बाद। लेकिन ट्रीटी ऑफ एसेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर को जो है भारत में मिला लिया गया और बाद में जो है फुल फ्लेज आपका कुछ प्रोविजंस देते हुए भारतीय टेरिटरी का हिस्सा बन गया। सिमिलरली बिहार की बात करें तो बिहार के बारे में आपको मैंने बताया कि 1912 ईस्वी में इसका जो है ये अस्तित्व में सामने आ चुका था, बिहार का फॉर्मेशन किया जा चुका था। 22 मार्च 1912 बिहार गठित कर दिया गया। ये वही साल था जिस समय घोषणा किया गया बंगाल पार्टीशन के बारे में भी बंद करवाया गया था, ठीक है। अब ये यहाँ बिहार बना जरूर उस समय, लेकिन बिहार के जो अस्तित्व सामने आई वो आई 1985 में। अब पहले जो उत्तर प्रदेश नहीं था, 1950 में उस समय क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस था, जिसके अंतर्गत में आपका जो है अवध और आगरा को भी इंक्लूड करके एक यूनाइटेड प्रोविंस बना दिया गया था। लेकिन बाद में जो है यूनाइटेड प्रोविंस को खंडित करते हुए उत्तर प्रदेश की राज्य बना दी गई। भोपाल अलग एक प्रोविंस पड़ा हुआ था मध्य प्रदेश के अंतर्गत में, उसमें मध्य भारत के नाम से वो जाना जा रहा था। तो भोपाल का अपना एक अस्तित्व था उस समय, लेकिन उस मध्य भारत को फिर मध्य प्रदेश के रूप में बनाया गया। तो इस प्रकार से राज्यों का निर्माण भाषा के तरह पे हुआ और साथ साथ हमारे कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफिकल, ठीक है, आधार पर भी किए गए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिंग्विस्टिक पॉलिसी। तो फेडरलिज्म का प्रैक्टिस कैसे होता है, तो पहली पॉइंट उसकी लिखी जाएगी लिंग्विस्टिक पॉलिसी के आधार पर। अब अगर लिंग्विस्टिक पॉलिसी को आप एक्सप्लेन करना होगा तो आपको ये क्लियर लिखना होगा
कंपैरिजन आपको डालना पड़ेगा कि आज़ादी के बाद जो स्टेट्स थे और अब जो हैं उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंसेस है। कुछ राज्यों का निर्माण जो है भाषा के आधार पर किया गया था, कुछ एग्जाम्पल वहाँ पे दे दीजिए। सेकेंड लास्ट का पॉइंट होगा, कुछ ऐसे भी राज्यों का निर्माण किया गया जो भाषा के आधार पर ना करते हुए उसकी कल्चर, उसकी एथनिसिटी और उसकी ज्योग्राफी पे किया गया, जिसके अंतर्गत में आपका नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो ये आपका जो एक्सप्लेनेशन है लिंग्विस्टिक पॉलिसी का है। नाउ टाइम फॉर द Q&A। जैसे ही स्टेट के फॉर्मेशन का डिमांड किया गया और बेसिस रखा गया कि राज्यों का निर्माण जो है, फॉर्मेशन जो है लैंग्वेज के आधार पे किया जाए, तो मैंने पहले भी कहा है उस वक्त के नेताओं के, लीडर्स के दिमाग में दो प्रकार के विचारधाराएं चल रही थी। एक इसके पक्ष में थे कि नहीं, राज्य का निर्माण जो है वो लैंग्वेज के आधार पर किया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना था, उन लीडर्स का कहना था कि अगर राज्यों का निर्माण, स्टेट्स का निर्माण लैंग्वेज के आधार पर किया जाएगा किया जाता है तो क्या प्रॉब्लम, समस्या क्या आ सकती हैं। उनके अनुसार से अगर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाता है तो देश डिसइंटीग्रेट होगा, यानी टूटना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे अलग अलग राज्य जो है अपनी इंडिपेंडेंट छवि को लाने का प्रयास करेगा, ऐसा कुछ का मान्यता था। लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके जगह पे जो हुआ वो काबिले तारीफ थी। इट मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। देश जो है और भी ज़्यादा एकजुट हो गई जब भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। नाउ टाइम फॉर द Q&A। मैं सबसे पहले Q&A के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में एक बार फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आज के टॉपिक और आज का जो चैप्टर है उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है और इस Q&A में पार्टिसिपेट करने के लिए यह ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और कमेंट बॉक्स में उसे अटैच करते हुए इन प्रश्नों का सवाल का जवाब वहाँ पे लिखेंगे। क्लियर? ये एज अ Q&A और साथ साथ आपका टास्क हो जाता है और इसी तरीके से आपको ये काम महीने भर चलना है और एट द लास्ट मंथ एंड में हम क्या करेंगे, आपके जो Q&A है नेम वाइज मार्क्स अलॉट करेंगे। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स गेट करेगा, अटेंड करेगा, उसे हमारे तरफ से, मेरे तरफ से कुछ अवार्ड दिया जाएगा। वो अवार्ड कुछ भी हो सकता है जो मैंने अभी तय नहीं किया है।